हेलो एवरीवन, आई होप सो आप सभी बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज के इस सेशन में आज हम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यानी कि यूजीसी नेट जेआरएफ का जो आपका एग्ज़ाम होने जा रहा है, उसमें ये जो पोर्शन आज हम डिस्कस करने वाले हैं, ये एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो देख लेते हैं। ठीक है, यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर सेकंड को डिस्कस करेंगे आज हम। पेपर सेकंड में क्या इंपॉर्टेंट चीज हम डिस्कस करने वाले हैं, इस चीज को हम देखेंगे। ये एक मेरा छोटा सा बायोडेटा है, ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा ही है। ठीक है, तो आज की जो पूरी की पूरी क्लास होने वाली है, फुल ऑन क्लास फैक्ट्स पर आधारित होगी। बहुत सारे फैक्ट्स होंगे उसके अंदर, कुछ उसके अंदर कंसेप्ट्स होंगे, संकल्पनाएं होंगी। ठीक है, और कुछ थ्योरीज को भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और ये सारी की सारी चीजें जो होने वाली है, कहीं ना कहीं हमारी जो डीप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए सिलेबस को लेकर, उस पर आधारित होगी। यानी कि अगर हम कोई भी चीज डिस्कस कर रहे हैं इन टर्म ऑफ, ठीक है, ज्योग्राफी या अपने सिलेबस या फिर यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए हम कोई भी चीज पढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं कि आपके पास फैक्चुअल इंफॉर्मेशन कितनी है। कोई भी एग्जाम तभी करेक्ट होगा जब आपके पास कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन होगी। उसी के साथ आपके पास जितनी भी थ्योरीज हैं या कंसेप्ट हैं, जिन्हें हम संकल्पनाएं कहते हैं, उनको रिगार्डिंग या उनसे संबंधित कितनी जानकारी आपके पास है। संकल्पनाएं किसने दी, क्यों दी, उसका आधार क्या है और उसका कंक्लूजन क्या है, ये बेसिक थ्योरीज हमारे पास, या इनकी बेसिक थ्योरीज की जानकारी हमारे पास होनी चाहिए। यही हमारे एग्जाम का आधार होता है कि कितनी मैक्सिमम इंफॉर्मेशन लेकर हम एग्जाम में बैठे, क्योंकि जब हमारे पास अधिक से अधिक सिलेबस कवर कर लिया जाता है हमारे द्वारा, तो एक अंदर से कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। तो उसी कॉन्फिडेंस को डेवलप करने के लिए आज हमारी क्लास फिर से एक आगे बढ़ेगी। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि लास्ट ईयर यानी कि जो यूजीसी नेट जेआरएफ का एग्जाम है, और उसमें जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, कुछ इस तरह से क्वेश्चंस आए हुए हैं, जिसमें पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंधित यानी कि पृथ्वी की उत्पत्ति, द ओरिजिन ऑफ अर्थ से लेकर बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। क्योंकि पृथ्वी की जो उत्पत्ति है, उससे संबंधित सिद्धांत बहुत सारे विद्वानों ने हमारे सामने दिए हैं, बहुत सारे विद्वानों ने। और उन विद्वानों को काउंटर करने के लिए और बहुत सारे विद्वानों ने अपने अपने सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं। तो उससे रिगार्डिंग हम अगर ध्यान से देखें, जो हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चन आ चुके हैं, तो ये क्वेश्चन है, मैं खाली आपको एक क्वेश्चन दिखा रहा हूं उसमें, कि कांट से रिलेटेड एक क्वेश्चन वहां पर आया था कि कांट का जो सिद्धांत था, ठीक है, उसने उस सिद्धांत के अंदर क्या क्या पैरामीटर्स या क्या क्या ऑब्जेक्टिव या क्या क्या चीजें उसने यूज की हैं। ठीक है, ऐसा एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। और सिमिलर क्वेश्चन एक और देखने को मिलता है कि कांट की नजर में भूगोल क्या है। तो व्हाट इज द ज्योग्राफी। ठीक है, जो भी सिद्धांत, ये जो भी हम ये कहें कि विद्वान कोई भी सिद्धांत प्रस्तुत कर रहा है, तो उसकी नजर में ज्योग्राफी क्या है। उसने इन टर्म ऑफ ज्योग्राफी या इन टर्म ऑफ अर्थ यानी कि अर्थ के संबंध में उसने क्या क्या बातें कही हैं। जाहिर सी बात है, जब कभी हम बात करते हैं पृथ्वी की उत्पत्ति की, क्योंकि आज जो पूरा का पूरा सिलेबस पूरी की पूरी क्लास चलने वाली है, वो इसी पर चलेगी कि ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की उत्पत्ति और उसका उद्भव आज हमारे सामने कैसे आया। वर्तमान में जो हम पृथ्वी देखते हैं, वो इंसान या मानव के आवास के लिए सर्वाधिक उत्तम या सर्वाधिक या सर्वोत्तम रहने लायक जगह है पूरे के पूरे ब्रह्मांड में। लेकिन क्या जो आज हमारे हालात, हमारे सामने पृथ्वी का जो एक नक्शा, जो एक स्ट्रक्चर, जो एक शेप आज हमारे सामने मौजूद है, क्या अतीत में भी पृथ्वी ऐसी रही होगी। सबसे बड़ा सवाल ये निकल कर आता है कि पृथ्वी की उत्पत्ति किस तरह से हुई होगी, क्योंकि पृथ्वी एक सौरमंडल का एक छोटा सा ग्रह है। इसके अलावा पृथ्वी के साथ साथ बहुत सारे ग्रह भी सौरमंडल में घूम रहे हैं, और जो सारे के सारे ग्रह सूर्य, जिसे हम सन कहते हैं, उसकी परिक्रमा कर रहे हैं। तो अनंतः सवाल ये बनता है कि आखिरकार ये सौरमंडल का जन्म कैसे हुआ। क्योंकि समय, पुरानी बात हम करें, 300-400 साल पहले जब टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा कम थी, लोग अज्यूम करते थे अपने आप से ही, सिर्फ जो मन गढ़ंत जो उनके विचार होते थे उनको प्रस्तुत करने की कोशिश करते थे, उनके आधार पर वो बताने की कोशिश करते थे किस तरह से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई होगी। अगर पृथ्वी की खाली उत्पत्ति की बात करें, तो पृथ्वी की उत्पत्ति का मतलब होता है कि उसके सारे के सारे जितने ग्रह हैं, उनके साथ उनकी भी उत्पत्ति हुई होगी। ठीक है, यानी कि सूर्य की भी उत्पत्ति हुई होगी। अगर सूर्य की उत्पत्ति की बात करें, तो सौरमंडल की भी उत्पत्ति हुई होगी। अगर सौरमंडल की उत्पत्ति की बात करें, तो जो गैलेक्सीज बनी है पूरे के पूरे ब्रह्मांड में, उनकी भी उत्पत्ति कहीं ना कहीं सेम ही है। ठीक है, अगर पूरे गैलेक्सीज की बात करें, तो कहीं ना कहीं पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति डायरेक्टली इनडायरेक्टली लिंक है पृथ्वी की उत्पत्ति से। तो ये सारी की सारी चीजें अगर हम समझने की कोशिश करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि इंसान ने किस तरह से विकास किया है अपने विचारों का। इंसान के पास जब जितना लिमिटेड रिसोर्सेस हुआ करते थे, या जितनी उसके पास जानकारी थी, उसी के आधार पर उसने अपने तर्कों को गढ़ा था।
उसी के आधार पर उसने अपने सिद्धांत दिए थे, उसी के आधार पर उसने वो सारे की सारी परिकल्पनाएं प्रस्तुत की जितने उस समय के संसाधन उपलब्ध थे। तो कहीं ना कहीं ये संसाधन क्या थे, ये परिकल्पनाएं, शुरुआत कहीं ना कहीं जो इतनी परिकल्पनाएं थी शुरुआत के दौर में, हम देखते हैं कि जो वैज्ञानिक कसौटी वहां पर खते खरे नहीं उतरते हैं, लेकिन कुछ जो सिद्धांत दिए गए वो आज भी वैज्ञानिक दौर में कसौटी पर खरे उतर रहे हैं। तो यही सारी थ्योरीज जो हमें समझनी है, जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आप किसी एक एजुकेटेड बंदे से पूछेंगे तो वो ओरिजिन ऑफ अर्थ या पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में बहुत सारे विद्वानों के नाम बता देगा और बताएगा कि पृथ्वी की उत्पत्ति देखो इस तरह से हुई थी। ठीक है, वो वैज्ञानिक तरीके से बता सकता है या फिर वो एक्सपेरिमेंट करके बता सकता है या मैथमेटिकली एक तरीके से इसको एक्सप्लेन करके बता सकता है, जैसे सन और पृथ्वी के बीच में इतनी दूरी है और दोनों के दोनों इस कैलकुलेशन के आधार पर मूव करेंगे, जो भी मैथमेटिकल गणितीय ठीक है तरीका होता है किसी चीज को एक्सप्लेन करने का, उसके आधार पर वो एक्सप्लेन करेगा। लेकिन एक और चीज आप देखने को आती है जिसमें कहा जाता है कि जो पृथ्वी की जो उत्पत्ति हुई है वो एक्चुअली किसी सुपर नेचुरल पावर के थ्रू हुई है। यानी कि अगर हम पूरे के पूरे ओरिजिन ऑफ अर्थ को समझने की कोशिश करें तो हमारे पास मोटे मोटे तौर पर दो कंसेप्ट निकल के आते हैं। पहला कंसेप्ट है क्रिएशनिज्म, ठीक है, यानी कि ओरिजिन ऑफ अर्थ वाज डन बाय अ सुपर नेचुरल पावर। पूरे ब्रह्मांड में एक ऐसी नेचुरल पावर है जो सुपर नेचुरल पावर है, ठीक है, जिसने दुनिया पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति की है, जिसने पृथ्वी की उत्पत्ति की है, पृथ्वी पर जो महाद्वीप है, जो महासागर है, उनकी उत्पत्ति की है, महाद्वीपों पर जो पर्वत पठार मैदान है उनकी उत्पत्ति की है, जो महासागर में जो जल है उसके अंदर जो जीवन है उनकी उत्पत्ति सिर्फ एक सुपर नेचुरल पावर के थ्रू की गई है। और ये सुपर नेचुरल पावर डिफरेंट रीजन के पर्सपेक्टिव से डिफरेंट मोड पर जाता है, ठीक है। जो विभिन्न धर्म पूरी दुनिया में देखते हैं तो उनकी सबकी अपनी अपनी एक थ्योरीज है, लेकिन यूजीसी एग्जाम में ये थ्योरीज पूछी नहीं जाती हैं। यूजीसी नेट जेआरएफ का जो एग्जाम होने वाला है बेसिकली उसमें वैज्ञानिक आधार पर जो सिद्धांत दिए गए हैं, जो कि मैथमेटिकली और एक्सपेरिमेंटली जो प्रूफ थ्योरी हैं, उनसे संबंधित ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो फिलहाल हम इसको पढ़ते हैं और समझते हैं कि आखिरकार पृथ्वी की जो उत्पत्ति हुई है उसको लेकर अतीत से लेकर अब तक, ठीक है, कौन कौन से ऐसे सिद्धांत हैं जिनके अंदर ये बताने की कोशिश की गई है कि पृथ्वी की उत्पत्ति वास्तविक रूप में इस आधार पे हुई थी। तो ठीक है, चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ मोटे मोटे तौर पे देखें कि ओरिजिन ऑफ अर्थ एंड एवोल्यूशन इज लिंक्ड, ठीक है, तो ये आप ये बात याद रखेंगे कि जो पृथ्वी की उत्पत्ति है और उसका जो उद्भव है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली लिंक है हमारे सोलर सिस्टम के ओरिजिन एंड एवोल्यूशन से। और हमारा सोलर सिस्टम जो है उसका जो ओरिजिन है एंड एवोल्यूशन है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली लिंक है यूनिवर्स से। यानी कि जहां यूनिवर्स की उत्पत्ति और उद्भव हुआ था उसी के समय, ठीक है, सोलर सिस्टम की भी उत्पत्ति हुई होगी और पृथ्वी की भी उत्पत्ति हुई होगी। और ये जो पूरा का पूरा तंत्र हम देख रहे हैं ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और ये जुड़े जो हुए हैं ये ग्रेविटेशनल एक बाउंड सिस्टम है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ये एक दूसरे से चिपके हुए हैं, जुड़े हुए हैं। तो ये वहां बताने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, दरअसल क्या है, जब हम अपना सोलर सिस्टम देखते हैं जिसमें कुछ ऐसी बॉडीज हमें नजर आती हैं जो ल्यूमिनस बॉडी है, जो चमकदार है, जिनके अंदर से रोशनी निकलती है, ठीक है, हीट निकलता है, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। और कुछ ब्रह्मांड में कुछ ऐसी भी ठीक है एलिमेंट्स हैं, ऐसे पदार्थ हैं जिनका अपनी कोई रोशनी नहीं होती है। तो जनरली हमारा जो सोलर सिस्टम होता है जिसे हम हिंदी में सौर मंडल कहते हैं, ठीक है, वो दरअसल आपको ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस बॉडी के आधार पर बांटा गया है। तो ल्यूमिनस बॉडीज यानी जैसे कि स्टार में जैसे कि आपने देखा होगा एक स्टार ये होता है और एक हमारा सूर्य यानी कि सन, बोथ आर स्टार्स। तो ये ल्यूमिनस बॉडी है, कंटिन्यूसली ये क्या कर रहे हैं, ठीक है, लाइट इमिट कर रहे हैं। ठीक, इसके अलावा हमारा जो सौर मंडल है उस पर कुछ ऐसी बॉडीज भी हैं जिनके पास अपनी रोशनी नहीं है, जिसमें सारे के सारे प्लैनेट्स आते हैं और हमारे बहुत सारे सैटेलाइट्स भी आते हैं। ठीक है, तो ये हम समझ सकते हैं कि हमारा जो सौर मंडल है कहीं ना कहीं वो इन दो चीजों से ही मिलकर बनता है। ठीक है, इसको मोटे मोटे तौर पर समझने के लिए है ये आप समझ सकते हैं। ठीक है, ये हमारा पूरा का पूरा सोलर सिस्टम है। ठीक है, जो सारे के सारे आप देखोगे ग्रह जो है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं सूर्य के चारों ओर घूम रहे हैं। तो ये जो सारे के सारे ग्रह सूर्य के चारों ओर घूम रहे हैं, तो इन बात से तो एक बात समझ में आती है कि मार्स तक, मंगल ग्रह तक, जो शुरुआत के जो 4 प्लैनेट हैं, शुरुआत के जो 4 ग्रह हैं वो कहीं ना कहीं टेरेस्ट्रियल प्लैनेट की कैटेगरी में आते हैं, और बाकी जो रेस्ट ऑफ द 4 प्लैनेट हैं वो हमारे कहीं ना कहीं गैसियस प्लैनेट में आते हैं। तो इससे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो ये एक छोटा सा एक एग्जाम का, ठीक है, एक छोटा सा एक हिस्सा है जो हमें पढ़ना चाहिए। अगर हम ध्यान से देखें इनर का, तो पहला मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स। ठीक है, तो ये दो जो प्लैनेट हैं हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, बिकॉज ये दो प्लैनेट जो है एक्चुअल में ये हैबिटेबल जोन है, इंसान यहाँ पर निवास के लिए नए नए रास्ते तलाश कर रहा है।
नई नई चीजें खोज रहा है कि किस तरह से एक और अपना घर बनाया जा सके, यानी कि मंगल ग्रह पर भी वो जीवन की तलाश में जुटा हुआ है। बाकी मंगल ग्रह के बाद के जो प्लानेट आप देखते हैं वो ये हैं जो गैसियस हैं और काफी आकार में काफी बड़े हैं, लेकिन डेंसिटी के हिसाब से, घनत्व के हिसाब से वो काफी हल्के हैं। तो टाइम पीरियड भी बताया गया है कि कितने कौन किस समय, ठीक है, ज्यादा लेता है रेवोल्यूशन के लिए। सन के चारों ओर घूमने में सबसे ज्यादा टाइम कौन लेता है, तो यहाँ आप देख सकते हैं नेपच्यून सबसे ज्यादा ले रहा है और मरकरी सबसे कम ले रहा है, और अर्थ लेता है सबसे, ठीक है, तीसरा सबसे कम टाइम लेता है। उसके अलावा सबसे लार्जेस्ट जो हमारा प्लैनेट है वो जुपिटर नजर आता है, और सबसे छोटा जो है मरकरी। ये एक बेसिक जानकारी है। और सबसे ज्यादा सैटेलाइट आप देखोगे जुपिटर के और सैटर्न के दिखाई देते हैं, ठीक है, ये एक बेसिक है। इसके अलावा मरकरी और वीनस के पास अपना कोई सैटेलाइट नहीं है। ये था एक मोटी मोटी जानकारी जो कि हमारे सौर मंडल में मौजूद है। इसके अलावा इनसे संबंधित बहुत सारी जानकारी आप ले सकते हैं, चाहे वो वातावरण यानी कि वायुमंडल से रिलेटेड हो, वहाँ का जो भूपृष्ठ है उसको लेकर हो, उसका वहाँ के मौसम को लेकर हो, वहाँ की गैसेस, जितनी भी सारी चीजें हम पढ़ सकते हैं, लेकिन वो हमारे भी किसी काम की नहीं है, ठीक है। चलिए, जनरली क्या होता है हमारे एग्जाम में, ये 5 टर्म बहुत ज्यादा तेजी से फ्लो करते हैं, ठीक है। धूमकेतु फ्लो करता है जिसे कॉमेट कहते हैं, मेटेरोइड फ्लो करता है, ठीक है, एस्टेरॉइड है, मेटियोर है और मेटियोराइट है। तो ये सारी की सारी चीजें हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। तो ध्यान रखना, जब कभी धूमकेतु या कॉमेट का जिक्र आएगा तो एक्चुअली ये एक धूल, चट्टान और बर्फ के, ठीक है, एक स्नोबॉल टाइप में है, एक गोले हैं, ठीक है, जो कि क्या करते हैं, जो क्योंकि क्यूपर बेल्ट में मौजूद है। तो अधिकतर जो आप देखोगे कॉमेट, वो आपको कहाँ देखने को मिलेगा, क्यूपर बेल्ट में मिलेगा। और क्यूपर बेल्ट कहाँ देखने को मिलेगी आपको, बिल्कुल यूरेनस और नेपच्यून के बाद, ठीक है, आप देखोगे बिल्कुल लास्ट में। क्लियर। इसके अलावा आप देखोगे जो भी हाल ही में जो कॉमन क्वेश्चन बता रहा हूं आपको, हेली कॉमेट है एक, जो 76 ईयर्स में वो दिखाई देता है, जो कि आगे वो 2062 में दिखाई देने वाला है। ये बेसिक सा क्वेश्चन है। इसके अलावा मेटियोरॉइड्स है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, अगर ये हमारा अर्थ का सरफेस है तो पहला जो लेयर आता है वो आता है ट्रोपोस्फेयर, सेकंड लेयर जो आता है स्ट्रेटोस्फेयर, और थर्ड जो लेयर आता है वो है मेसोस्फेयर। क्या है दोस्तों, मेसोस्फेयर। तो जो 3 लेयर आप देखते हैं, तो इन 3 लेयरों में से जो आपका मेसोस्फेयर है, एक्चुअली ये जो मेसोस्फेयर है ये बर्न करता है मेटेरोइड से मेटेरोइड, ठीक है, इन सारी की सारी चीजों को। तो जितने भी उल्का पिंड है यहाँ पर आके वो जलकर राख हो जाते हैं। तो यही चीज हमें समझनी है, ठीक है। अगर हम मेटेरोइड की बात करें तो मेटेरोइड्स आर फॉलिंग स्टार्स, ये गिरते हुए तारे हैं। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है कि व्हाट इज फॉलिंग स्टार, मेटेरोइड्स बिलीव टू बी ए स्मॉलर डिसइंटीग्रेटेड एलिमेंट ऑफ कॉमेट एंड एस्ट्रॉइड। ऐसा माना जाता है कि ये कॉमेट और एस्ट्रॉइड का एक टूटा हुआ ही भाग था, जो कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने लगता है, ठीक है। अब क्या होता है, बर्न व्हेन फॉलिंग इनटू अ प्लैनेट, ठीक है, जो मैंने भी बताया आपको, और ये 10 मीटर से छोटा होता है, ठीक है। जब ये जलना कहां शुरू करेगा, तो मेसोस्फीयर में। अब देखो, एक और टर्म आता है एस्टेरॉइड, जिसे छोटा तारा कहते हैं या क्षुद्र ग्रह कहते हैं, और एस्टेरॉइड आर ए माइनर प्लैनेट। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए कि एस्टेरॉइड क्या है। एस्टेरॉइड वास्तविक रूप में एक माइनर प्लैनेट है, जो आपको, ठीक है, मार्स प्लैनेट के बाद जो एक बहुत बड़ी एक चक्र के आकार में घूमते हुए नजर आता है, वहां आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। बिलीव टू बी ए लेफ्ट ओवर फ्रॉम द प्लैनेट, ऐसा माना जाता है, ठीक है। जब ये ग्रहों का निर्माण हो रहा था तो उस समय जो अवशेष बचे थे, ठीक है, वो सारे के सारे एक एस्टेरॉइड बेल्ट के रूप में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। डू नॉट हैव एटमॉस्फेयर, यस, ठीक है, ये इनका डायमीटर है। इसके अलावा आता है मेटियोर, ठीक है, मेटियोर्स आर स्टिल अप इन द स्काई, ठीक है, ये अभी भी आसमान में ही है। एंड मेटेरोइड्स ब्रेक डाउन इन द अर्थ्स एटमॉस्फेयर व्हिच रिजल्ट इन द फ्लैश लाइट नॉन मेटियोर्स। तो ये जो मेटेरोइड जैसे यहाँ पहुंचता है, जो जल जाता है, जो छोटा मोटा हिस्सा बचता है, उसे हम मेटियोर कहते हैं, ठीक है। और जैसे ये हिस्सा जो थोड़ा बहुत जो बच जाता है, जो जलता नहीं है, जो पृथ्वी की सतह पर आ जाता है, उसे हम मेटियोराइट्स कहते हैं। तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके होने वाला है। चलिए, ठीक है, ये एक छोटा सा हिस्सा है, ठीक है, क्यूपर बेल्ट, ठीक है, ये एस्टेरॉइड बेल्ट वाला हिस्सा है। ये वाला एस्टेरॉइड बेल्ट मार्स और जुपिटर के बीच में एस्टेरॉइड बेल्ट वाला हिस्सा है। लेकिन अब अर्थ और मार्स को देखोगे तो यही आपका एक हैबिटेबल जोन है और यही आपका गोल्डीलॉक्स जोन है, ठीक है, एक छोटा सा हिस्सा है। ये आप देख रहे हो एस्टेरॉइड बेल्ट मार्स और जुपिटर के बीच में, और ये क्यूपर बेल्ट देखोगे आप, ठीक है, प्लूटो के, ठीक है, बिल्कुल नेपच्यून के लास्ट में आपको दिखाई देगा। चलिए, अब यहां से हम आ जाते हैं, अब एक्चुअल में हम बात करते हैं अपने उसकी जहां से क्लास वो शुरू होने वाली है, ठीक है। तो all views and concept pertaining to the origin of the earth may be divided into various groups। तो ये ग्रुप्स की मैंने आपको बता दिया है, क्रिएशनिज्म या साइंटिफिकली, और साइंटिफिकली फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, मैथमेटिकली प्रूव थ्योरीज और एक्सपेरिमेंटली प्रूव थ्योरीज। यानी कि
क्रिएशनिज्म जो होता है, जो कि सुपर नेचुरल पावर की बात करता है, वो हमारे अभी किसी काम का नहीं है। लेकिन जो चीजें साइंटिफिकली हैं, जिसमें मैथमेटिक्स और ठीक है एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू अपने सिद्धांत को साबित करने की कोशिश की गई है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर हम इनकी बात करें साइंटिफिकली, ठीक है, तो इसमें मैथमेटिक्स और जो एक्सपेरिमेंट के आधार पर जो पृथ्वी की उत्पत्ति की बात करते हैं, जनरली हम पूरे के पूरे सिद्धांत को अगर निचोड़ दें तो हमें ये समझ में आता है कि कुछ विद्वान जो ये बात करते हैं कि हमारा जो सोलर सिस्टम है उसकी जो उत्पत्ति हुई है, ठीक है, वो एक सिंगल, ठीक है, एक स्टार से हुई है, सिर्फ एक स्टार से हुई है, ठीक है, जैसे नेबुला कह दीजिए या डस्ट, धूल, गैस का एक बवंडर कह दीजिए, उसके माध्यम से हुई है। कुछ विद्वान इस बात का समर्थन करते हैं कि जो पृथ्वी या फिर सोलर सिस्टम, ठीक है, या सौर मंडल की जो उत्पत्ति हुई है वो वास्तविक रूप में एक से अधिक स्टार यानी कि दो तारों के मिलने से हुई है, दो तारों के टकराने से हुई है। कुछ विद्वान इनसे भी एक कदम आगे कूद जाते हैं और इस बात की घोषणा कर देते हैं कि नहीं भाई, पृथ्वी की उत्पत्ति एक तारे से नहीं, दो तारे से नहीं, बल्कि 3 तारों से हुई है। गजब थ्योरी। और कुछ विद्वान इन सबको पीछे धकेलते हुए इस बात की घोषणा कर देते हैं, भाई आप सब गलत हो, पृथ्वी की जो उत्पत्ति हुई है दरअसल वो एक छोटे से फायरबॉल में खतरनाक विस्फोट होने की वजह से हुई है। और पृथ्वी जो क्या पूरा जो ब्रह्मांड है वो एक्सपेंड हो रहा है, वो एक दूसरी चीजें दूर जा रही है, जिसे बिग बैंग कहते हैं। तो यही पूरा का पूरा सिद्धांत है जो हमें देखना है और हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। तो यही वाली है कि नंबर ऑफ फिलोसफर्स, ठीक है, प्रोपाउंडेड देयर, ठीक है, हाइपोथेसिस एंड थ्योरीज टाइम टू टाइम। तो अपने समय के साथ सबने अपनी बातें पेली हैं दबा के, ठीक है, लेकिन किसी की बात सच हो गई है, किसी की बात सच नहीं हुई है। तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखोगे 3 ग्रुप में बांटा गया है, ठीक है। तो ये था कि मोनोस्टिक कंसेप्ट, अभिभावक परिकल्पना या पेरेंटल हाइपोथेसिस, जो कि एक तारे से उद्भव की बात करता है। ड्यूअलिस्टिक कंसेप्ट, ठीक है, बाय पेरेंटल हाइपोथेसिस, द्वैतवादी अवधारणाएं, जो कि 2 तारे के उद्भव से बात करता है। इसके अलावा जो कुछ मॉडर्न कंसेप्ट हैं, आधुनिक संकल्पना है, जो इन सब की बातों को नकारते हुए अपनी बातें सिद्ध करते हैं। करंट में अगर हम ध्यान से देखें पूरे विश्व में सबसे ज्यादा जो मोस्ट एक्सेप्टेड, ठीक है, थ्योरीज है अभी हाल ही में, ठीक है, तो बिग बैंग थ्योरीज है। 1976 से और 2023 आ चुका है ऑलमोस्ट, आप ये मान लीजिए कि 50 साल होने आ रहे हैं, ठीक है। तो ये थ्योरी का दबदबा अभी भी है। लेकिन एक वक्त ऐसा था जो पूरी दुनिया में, ठीक है, एक ऐसी थ्योरी को भी एक्सेप्ट किया गया जो ये बातें करती थी कि पूरी पृथ्वी और उसके सौरमंडल की जो उत्पत्ति हुई है दरअसल वो एक तारे से हुई है। तो समय समय की बात है, समय समय की रिसर्च और समय समय की वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात है कि किस समय में कौन सी थ्योरी प्रचलित रही है, और अंत में सारी थ्योरी ही डिस्कार्डेड, ठीक है, हुई है, और हर थ्योरी के अंदर कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिलती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं एक तारे से जो बात करते हैं पृथ्वी की उत्पत्ति को लेकर, वो ऐसे कौन कौन से विद्वान हैं जो हमारे एग्जाम में वो पूछे जा रहे हैं। दोस्तों पहला है काउंट द बफन, ठीक है, दूसरा है इमैनुअल कांट, और तीसरा है लाप्लास। दीज आर 3 पर्सन, ठीक है, जो बात करते हैं कि पृथ्वी की जो उत्पत्ति हुई है फिलहाल वो एक ही तारे से हुई है, ठीक है। इनके अपने अपने सिद्धांत हैं, जैसे बफिन का जो है वो कॉमेट हाइपोथेसिस है, ठीक है। जो कांट की जो थ्योरी है वो गैसियस थीसिस है, और इनकी एक बुक भी है द जनरल नेचुरल हिस्ट्री एंड थ्योरी ऑफ हेवन, ठीक है। इसके अलावा लाप्लास है, ठीक है, लाप्लास की एक नेबुलर हाइपोथेसिस है। लाप्लास क्या है एक्चुअली, वो इमैनुअल कांट के ही काम को इन्होंने इंप्रूव किया है, ठीक है, और इन्होंने जो इंप्रूव किया है वो एक्सपोजिशन ऑफ द वर्ल्ड सिस्टम। तो अगर हम मोटे मोटे तौर पर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक क्वेश्चन तो हमारा यही बन जाता है कि काउंट द बफन ने कौन सा सिद्धांत दिया, वो ये था। इसके अलावा इमैनुअल कांट के सिद्धांत का नाम क्या है, वो ये था, ठीक है। और इमैनुअल कांट का जो एक खास एक बुक है, ठीक है, जनरल नेचुरल हिस्ट्री एंड थ्योरी ऑफ द हेवन, वो इसको भी हम देख सकते हैं कि ये इसका थ्योरी का नाम था। इसके अलावा जो लाप्लास है, ठीक है, लाप्लास ने नेबुलर हाइपोथेसिस दिया था, और ये बहुत बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। और ये एक्सपोजिशन ऑफ द वर्ल्ड सिस्टम भी इन्हीं के संपर्क में आता है। देख लेते हैं इन्होंने क्या क्या बातें कही है। एक्चुअली जब हम बफिन की बात करते हैं, ठीक है, जो कि फ्रेंच थे, ठीक है, बहुत अर्ली टाइम में ही इन्होंने एक थ्योरी प्रोपाउंडेड कर दी थी। तो आज से लगभग आप देखोगे कि 270 साल पहले इन्होंने दुनिया को बताने की कोशिश की, ठीक है, कि पृथ्वी की उत्पत्ति शायद इस तरह से हुई होगी। तो ये हम कह सकते हैं कि दुनिया का पहला एक साइंटिफिक अप्रोच था, साइंटिफिक हाइपोथेसिस थी, जिसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण को यूज किया गया था, ठीक है। और बफिन ने जो कहा था ये था कि एक कॉमेट वेरी कम क्लोज टू द सन एंड कोलाइडेड विद ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल, ठीक है, एंड लॉट ऑफ मटेरियल वाज रिजेक्टेड फ्रॉम द सन। ये कहना चाह रहा है कि भाई एक सन ऑलरेडी मौजूद था, ठीक है, फिर एक यहाँ से स्टार निकल के गया और उससे कोलाइड हुआ, बहुत सारा मटेरियल इजेक्ट हुआ, इजेक्ट होने के बाद वो तो चला गया कहीं और, ठीक है। जो इजेक्टेड मटेरियल था वो अंत में क्या बना, प्लैनेट बने, और ये सारे के सारे प्लैनेट बनने के बाद सन के चारों ओर चक्कर लगाने लगे, ये इस तरफ से घूमने लगा, ठीक है। ये ना, इजेक्टेड फ्रॉम द सन एंड गॉट सेपरेटेड फ्रॉम इट
द सेपरेटेड मैटर फॉर्म प्लैनेट, जो सेपरेट मैटर था वो प्लैनेट के रूप में आ गया, जिससे एस्ट्रॉयड बने, ठीक है, और प्लैनेट बने, और जो बड़े मासेस वाले थे प्लैनेट थे, एंड द स्मॉलर मासेस बिकम एस्ट्रॉयड, एंड थ्योरी रिमेन ऑलमोस्ट अनचैलेंज्ड अबाउट 50 इयर्स। यानी कि इनकी इस बात को, ठीक है, इस बात को 50 सालों तक किसी ने चैलेंज ही नहीं किया था। हो सकता है ये जो दौर रहा होगा पूरी दुनिया में, ठीक है, कॉलोनियल का दौर था, ठीक है, उपनिवेश बनाए जा रहे थे जगह जगह, ठीक है, ज्यादा फोकस प्रॉफिट की तरफ था, ठीक है, एक ग्रोथ एक स्टेज से सेकंड स्टेज पर ज्यादा मूव तेजी से कर रही थी। हो सकता है ये वाला दौर रहा हो, इस वजह से किसी ने इसको चैलेंज ना करा हो सकता है इसकी पहुंच इस थ्योरी की बहुत लोगों तक ना पहुंच पाई हो, ठीक है, लेकिन जब पहुंची तो इस थ्योरी की भी धज्जियां उड़ा दी गई, ठीक है। धज्जियां उड़ाने वाले थे इमैनुअल कांट, ठीक है, पहुंच चुके हैं, वो फ्रेंच थे, ये जर्मन है, और इन्होंने जो थ्योरी दी है वो दी है गैसियस हाइपोथेसिस, ठीक है, गैसीय परिकल्पना। और जो कांट का जो पूरा का पूरा सिद्धांत था एक्चुअली न्यूटन का जो एक लॉ है, गुरुत्वाकर्षण का नियम है, उस पर आधारित था, और ये क्वेश्चंस यूजीसी नेट जेआरएफ में पूछा जा सकता है, ठीक है। और इनका जो बता चुका हूँ ये इनका थ्योरी है, और वर्क है इनका एस्से को लेकर था जो एंटायर यूनिवर्स की बात कर रहा है। एंड अर्थ हैड ओरिजिनेटेड फ्रॉम हार्ड कोल्ड एंड मोशनलेस पार्टिकल्स, ठीक है, जो पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है एक्चुअली वो ऐसे पार्टिकल से हुई है जो हार्ड है, मोशनलेस है, ठीक है, और बहुत ज्यादा कोल्ड है, और वो स्पेस में ऐसे चारों ओर बिखरे हुए हैं, ठीक है, वो स्पेस में बिखरे हुए हैं, इस तरह से बिखरे हुए हैं। और अचानक ही क्या होता है, इनके अंदर एक मोशन स्टार्ट हो जाता है, मोशन स्टार्ट हो जाता है तो आपस में ये कोलाइड होते हैं, टकराते हैं। जब आपस में टकराते हैं तो इनसे फ्रैक्शन क्रिएट होता है, और फ्रैक्शन क्रिएट होता है तो इनमें हीट निकलती है, हीट निकलती है तो भी स्पिन भी बहुत तेजी से होना शुरू हो जाता है। जो स्पिन होती है तो टेम्परेचर बढ़ता है, फिर धीरे धीरे ये ठंडे होने शुरू हो जाते हैं, ठंडे होते हैं तो इनका तापमान में कमी आती है, तापमान में कमी आती है तो फिर धीरे धीरे पहले जो लेयर बनती है वो क्रस्ट या भूपृष्ठ बनता है, भूपृष्ठ के बाद धीरे धीरे, ठीक है, जो सुकड़न पैदा होती है, जो ज्यादा सुकड़ के नीचे धंस जाता है वो महासागर बने, जो उठा हुआ भागता हुआ महाद्वीप बने। ये पूरी की पूरी थ्योरी इन्होंने यहाँ पेल दी है, ठीक है। तो दिस पार्टिकल स्टार्टेड कोलाइडिंग, ये है, और जो भी कोलिजन का जो कारण इन्होंने बताया था वो था अट्रैक्शन, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। अब इनकी थ्योरी यहीं आकर पिट जाती है कि भाई साहब जो अचानक ही मोशनलेस पार्टिकल्स थे उनके अंदर मोशंस कहाँ से आ गया, ठीक है, अनलेस अंटिल किसी के ऊपर फोर्स अप्लाई नहीं करोगे तब तक तो मोशन में आ नहीं सकता। तो अचानक कोई चीज अगर मोशन में है वो भी स्पेस में, तो अचानक उसके अंदर स्पीड और ये मूवमेंट कहाँ से आ जाएगा, तो इस सवाल पर वो घिर गए। इस तरह से इनकी थ्योरी की भी बल्ले बल्ले हो गई, और फिर परमानेंट के लिए उसे थोड़ा ना कि कचरे में डाल दो, वाली थ्योरी बना दी इसको। अब इन्हें लाप्लास ने बिगड़ा उठाया, बोले भाई साहब हाँ हम आपकी इज्जत बचाएंगे, ठीक है, कांट भाई साहब डोंट वरी, हम आपके साथ हैं, हम आपकी थ्योरी को इम्प्रूव करेंगे और दुनिया को बताएंगे एक्चुअली आपने जो कहा है वो ऐसा नहीं है, उससे कहीं ज्यादा और चीजें ऐड करके अपनी थ्योरी को अच्छा बना सकते थे। तो इन्होंने जो अपनी बात कही है वो एक्सपोजिशन ऑफ द वर्ल्ड सिस्टम में, ठीक है, वो नेबुलर हाइपोथेसिस के माध्यम से कही है। अब एक मैथमेटिशियन है, ठीक है, ठीक है, इन्होंने क्या कहा, द सन एंड प्लैनेट्स आर फॉर्म्ड बाय द हॉट रोटेटिंग क्लाउड ऑफ गैस एंड डस्ट, ठीक है, इसने क्या बोला, हॉट रोटेटिंग क्लाउड ऑफ गैस एंड डस्ट, गैस और डस्ट के बहुत बड़े बादल हैं, ठीक है, बहुत बड़े बादल हैं, ठीक है, बहुत बड़े, और ऐसे बादल जो रोटेट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, solid then everything including the sun star planet and asteroid was formed from the nebular cloud। अब ये क्या जो ये ना ये आपस में जो ये कहने की कोशिश की जा रही है कि भाई कि एक ऐसा क्लाउड है जो कि रोटेट कर रहा है, ठीक है, हॉट है, गैसेस का बना हुआ है, अचानक ही क्या होता है इसके अंदर एक विस्फोट होना शुरू हो जाता है। अब इनसे ही क्या होता है, सारे के सारे बाद में वो दुनिया भर का जो इजेक्ट होता है मटेरियल, उससे सन बनता है, प्लैनेट बनते हैं, एस्टेरॉयड बेल्ट बनती है, कॉमेट बनता है, ये सारी की सारी चीजें बताने की गई है। अब यही था कि थ्योरी इज नॉट एबल टू एक्सप्लेन द हाउ गैसेस नेबुला लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स, सॉलिड प्लैनेट्स। यही चीज यहाँ इनकी भी फेल हो जाते हैं कि अगर आप ये कह रहे हैं कि जो अगर कांट ने ये थ्योरी दी थी कि सारे के सारे मोशनलेस थे, ठीक है, उनमें कोई मोशन नहीं था, वो ठीक है कोल्ड था, रॉक था, हार्ड टाइप का मटेरियल था वो जो अस्तित्व में था, लेकिन इन्होंने ये कहा कि मोशन में नहीं था, वो रोटेट कर रहा था, ठीक है, वो एक्चुअली गैस का गोला था। लेकिन जब गैस के गोले के अंदर विस्फोट हो गया मान लिया, तो लेकिन जो गैस होता है पार्टिकुलरली वो कैसे एक टेरेस्ट्रियल प्लैनेट की उत्पत्ति कर सकता है, वो कैसे एक जो इनर्स हमारे जो प्लैनेट हैं जिनका घनत्व बहुत ज्यादा है उनका निर्माण कैसे कर सकता है। इस तरह से इस थ्योरी को भी बाय बाय कहना पड़ा, कोई दम नहीं था। लेकिन ये था इसके अंदर कि ये अगर आप याद कर लेते हैं तो ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है।
ठीक है, ये है सबसे ज्यादा। और दूसरा चीज ये कि अटेम्प्टेड टू रिवाइज द कांट हाइपोथेसिस, ठीक है, जो कांट का जो थीसिस था, हाइपोथेसिस था, उसको रिवाइज करने की कोशिश की गई है। अब आते हैं डुअलिस्टिक कंसेप्ट में। तो डुअलिस्टिक कंसेप्ट में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो है चैम्बरलिन, ठीक है, चैम्बरलिन, ठीक है, चैम्बरलिन है, अमेरिकन है, ठीक है, एक प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस दी है इन्होंने। इसके अलावा जेम्स जीन है जो ब्रिटिशर्स हैं, ठीक है, फ्रेड होयल है, ठीक है, और फ्रेड होयल एंड लिटिलटन है, इन्होंने नोवा सुपरनोवा हाइपोथेसिस दी है। इसके अलावा जेफरी है, इसके अलावा एच.एन. रसेल हैं, इन्होंने भी समय समय पर अपनी बातें दुनिया के सामने रखी हैं। और ये जो बात कर रहे हैं बेसिकली 2 स्टार और 3 स्टार, ठीक है, 2 ग्रहों से यानी 2 तारों से मिलकर पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। और वो नीचे वाले दो विद्वान हैं वो इस बात की पुष्टि करते हैं कि पृथ्वी की जो उत्पत्ति हुई है वास्तविक रूप में वो 3 तारों के टकराने से हुई है। चलिए आगे बढ़ के देख लेते हैं ये क्या क्या कहना चाह रहे हैं। सबसे पहले चैम्बरलिन भाई साहब क्या कह रहे हैं। तो चैम्बरलिन के बारे में आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहले ये याद रखना है कि इसका ये थ्योरी का नाम याद कर लीजिए आप पहले, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि एज दिस हाइपोथेसिस देयर वाज ओनली अ सन बिफोर प्लैनेट फॉर्मेशन। देखिए एक सन था केवल, अगर मैं यहाँ मान लूं कि उस वक्त केवल एक सन था, ठीक है, प्लैनेट के फॉर्मेशन, एंड सन वाज कोल्ड बिफोर द प्लैनेट फॉर्मेशन, और ये बहुत ज्यादा ठंडा है, ठीक है। और ये कह रहा है कि अनदर इंट्रूडिंग स्टार वाज पास नियर टू द सन। अब कहता है कि स्टार था बिना बुलाए आने वाला स्टार जो कि सूरज के पास से गुजरा, एंड ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल द cigar shaped एक्सटेंशन और बल्ज ऑफ मटेरियल फ्रॉम आवर सन वाज क्रिएटेड, ठीक है। अब क्या करता है कि जब यहाँ से निकला तो इसकी ग्रेविटेशनल पावर इतनी थी कि यहाँ से क्या निकला, बहुत सारे मटेरियल निकले, और ये जो मटेरियल निकले थे, ठीक है, ये कुल एक तरह का सिगार जो पीने वाली सिगार होता है उसकी शेप में थे, ठीक है। और लेटर ऑन ये डिसअपियर हो गया, और बाद में जो सिगार टाइप का जो शेप था, ठीक है, ये अंत में जाकर क्या बने, प्लैनेट्स बने। इसने ये इस बात पर ज्यादा फोकस किया गया है और ज्यादा और भी कुछ नहीं है। अब ये जो कहना चाह रहा था कि भाई सूर्य से केवल जो सिगार टाइप के जो प्लैनेट बाहर निकले वो उसमें से केवल 9 ही प्लैनेट क्यों निकले, ये विद्वानों ने इनसे सवाल पूछा था जिसका जवाब दे नहीं पाए, और उसके बाद इस थ्योरी का भी अंत हो गया, ठीक है। चलिए जेम्स जीन की बात कर लेते हैं। ये ब्रिटिशर्स हैं, 1919 में टाइटल हाइपोथेसिस है, इसका नाम आपको याद करना है, ये आपके लिए एग्जाम के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ये क्या साइंटिस्ट है, अब साइंटिस्ट है तो वैज्ञानिक वाला दिमाग तो चलाएंगे ही, ठीक है। अब वैज्ञानिक क्या कह रहे हैं, टू एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ, ठीक है। जीन्स की थ्योरी क्या कह रही है, फाउंडेड ऑन सेट ऑफ एक्सियम, यानी कि सेल्फ जो क्लेम टाइप के जो तर्क होते हैं, ये अपने आधार पर जो है मन गढ़ंत चीजें सच मान लेते हैं, उसकी उसी आधार पे पूरा का पूरा सिद्धांत है, ठीक है। ये कहते हैं असाइड फ्रॉम द सन, चलो सन को साइड में कर लेते हैं, कॉस्मोस कंटेन अनदर स्टार नोन एज एन इंट्रूडिंग स्टार, ठीक है। अब कोई भी चीज, 2 चीज याद रख लेंगे, पूरे के पूरे थ्योरीज में आपको 2 तरह के स्टार दिखाई देंगे, एक तो प्रिमिटिव स्टार, ठीक है, एक दिखाई देगा आपको इंट्रूडिंग स्टार, मतलब इंट्रूडिंग स्टार ये रहा, ठीक है, एक दिखाई देगा आपको प्रिमिटिव स्टार। सन तो ऑलरेडी है ही मौजूद, ठीक है। तो ये कह रहा है कि इसके अलावा क्या था कि इंट्रूडिंग स्टार था, एंड दिस स्टार वाज मच बिगर देन सन, और वो जो स्टार था इंट्रूडिंग स्टार वो सन से बहुत ज्यादा बड़ा था। अब सिंपल सी बात है, जो ज्यादा बड़ा होगा उसका ग्रेविटेशनल जो पावर होगा वो ज्यादा होगा, ठीक है। द इंट्रूडिंग स्टार इमेंस ग्रेविटेशनल फील्ड इजेक्टेड सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ स्टफ फ्रॉम द प्रीमोर्डियल सन, ठीक है, विच लेटर प्रोवाइडेड द बिल्डिंग मटेरियल फॉर फ्यूचर प्लैनेट। ये छोटी सी बकवास इन्होंने की थी जो बाद में लताड़ दी गई और एंड हो गया। इनकी बात को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, जेफरी, ठीक है, वो कहते हैं जेफरी अज्यूम दैट देयर आर 3 स्टार्स इन यूनिवर्स बिफोर ओरिजिन ऑफ द सोलर सिस्टम। अब ये जो कहते हैं जेफरी भाई साहब, वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई जेम्स भाई आपने जो बोला है वो थोड़ा गलत बोला है। एक्चुअली वहां पर प्रीमोर्डियल सन ऑलरेडी मौजूद था, एक इंट्रूडिंग स्टार वहां पर आया और एक प्रिमिटिव सन वहां पर आया था, तो उन दोनों के आपसी टकराव की वजह से, ठीक है, जो इजेक्ट मटेरियल वहां से निकला वही मटेरियल प्रिमोर्डियल जो सन था उसके चारों ओर घूमने लगा और अंत में जाकर सारे प्लैनेट की उत्पत्ति हो गई। यही बातें इन्होंने पेली है दबा के, इसी के साथ इनकी भी थ्योरी का अंत हो जाता है। फ्रेड, ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। फ्रेड होयल एंड लिटिलटन, इन्होंने अब जिम्मा संभाला है 1946 में, ज्यादा पुरानी बात नहीं है। तो इनकी जो थ्योरी का नाम है वो है सुपर हाइपो या सुपरनोवा हाइपोथेसिस, ठीक है। तो इनका ऐसे था नेचर ऑफ द यूनिवर्स, तो इसको लेकर उन्होंने बातें बोली हैं, इन्हीं बातों को हमें समझना है और देखना है। ये भी वही बात कर रहे हैं कि एक प्रिमिटिव सन था, एक कंपेनियन स्टार था, ठीक है, एक कंपेनियन स्टार था, एक इंट्रूडिंग स्टार था, एक प्रिमिटिव सन था, एक प्रीमोर्डियल, ठीक है, मैटर था, यही सारी की सारी चीजें घूम रही हैं। एंड कंपेनियन स्टार है विद जायंट साइज, ये कंपेनियन स्टार, ठीक है, जिसके पास एक बहुत बड़ा साइज था एज कंपेयर टू सन, ठीक है, वायलेंटली एक्सप्लोडेड एंड बिकम सुपरनोवा ड्यू टू द न्यूक्लियस रिएक्शन, इसमें अचानक विस्फोट हो जाता है
और विस्फोट होने के बाद जो मैसिव क्लाउड और डस्ट का क्लाउड था, ठीक है, बहुत सारे एनर्जी निकालते हैं, टेम्परेचर निकालते हैं और यहाँ बहुत सारा मटेरियल इजेक्ट होता है और बहुत सारे, ठीक है, लेटर ऑन बहुत सारे प्लैनेट बन जाते हैं, एस्ट्रॉइड बनते हैं, कॉमेट बनते हैं, जो बाद में इस सन के चारों ओर चक्कर लगाने लगते हैं। इन्होंने भी वही खिचड़ी पेल पेल के बेची है जो कि इनसे पहले वाले विद्वान बेच कर गए थे। ठीक, इनसे ज्यादा कुछ भी नहीं, सिर्फ आपने ये याद रख लेना कि ये कंसेप्ट इन्होंने दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। एच एन रसेल कुछ नया लेकर आएंगे, एच एन रसेल, ठीक है, ये भी वही बोलेंगे 2-3 स्टार वाली बात। दिस थ्योरी इज कन्वीनियंट टू एक्सप्लेन व्हाई द कंपोजिशन ऑफ प्लैनेट आर डिफरेंट फ्रॉम द सन। एक्चुअली ये पूरे के पूरा जो सिद्धांत है इस बात पर ज्यादा फोकस देता है कि जो सन है वो एक दहकता हुआ आग का गोला है, बाकी जो जितने प्लैनेट थे एक्चुअली वो ऐसे क्यों नहीं है। कुछ तो गैस के गोले हैं और कुछ हैं भारी चट्टानों से बने हुए, ठीक है, प्लैनेट। तो उनमें डिफरेंस क्या है, आखिरकार ये ऐसे क्यों बने, इन पर इन्होंने काम किया था, लेकिन बाद में ये भी कंप्लीटली डिस्कार्ड कर दिया गया। ठीक है, तो इनकी थ्योरी का जो कंप्लीट नाम है वो एक्चुअली बाइनरी स्टार है। ठीक है भाई, ये याद कर लीजिए, बहुत बड़ा एहसान करोगे यूजीसी के ऊपर। इंट्रूडिंग स्टार कम्स क्लोज टू द बाइनरी स्टार, इजेक्ट मैटर लेटर ऑन फॉर्म प्लैनेट। ये छोटी छोटी बातें इन्होंने बोली हैं जो कि ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कि भाई इंट्रूडिंग स्टार पास आता है, ठीक है, फिर वहां से, ठीक है, कुछ मैटर इजेक्ट होते हैं जो बाद में जाकर प्लैनेट का निर्माण करते हैं, जो बाद में प्रोटोसन के चारों ओर घूमने लगते हैं। यही सारी की सारी खिचड़ी इन सब ने दबाकर पी ली है। ठीक, तो ये सारे के सारे सिद्धांत थे जो कि एक मोनोटिस्टिक या मोनोस्टिक या डुअलिस्टिक कंसेप्ट, एक तारा उद्भव और 2 तारे या 2 से 3 तारे के उद्भव के साथ अपने अपने सिद्धांत का अंत कराते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ हद तक इन्होंने कुछ बातें बताने की कोशिश की गई थी, लेकिन ये सारे के सारे सिद्धांत अभी भी जो है सिर्फ और सिर्फ ये लिमिटेड इंफॉर्मेशन के साथ ही चल रहे थे, इवन अर्थ के साथ ही चल रहे थे। बाकी रेस्ट ऑफ द जो इन्फॉर्मेशन है, जो प्लैनेट के बारे में, सोलर सिस्टम या फिर दूसरी गैलेक्सीज के बारे में या फिर यूनिवर्स के बारे में, उनके बारे में जानकारी अभी नहीं दे रहे थे। ठीक है, तो मॉडर्न कंसेप्ट है ओटो श्मिट है, इंटरस्टेलर थियरी है जो कि डार्क मैटर है। ठीक है, डार्क मैटर की बात करता है। और इसके अलावा जॉर्ज लेमेटर है, एडविन हब्बल है, ठीक है, जो ये बिग बैंग और एक्सपेंडिंग यूनिवर्स और इन्फ्लेशन थ्योरी की बात करते हैं। ठीक है, तो इनको देख लेते हैं। उसके बाद एक छोटा सा है कि भाई इन्होंने स्पेशली जो बात की है वो डार्क मैटर की बात की है। ठीक है, और डार्क मैटर क्या है, एक्चुअल में गैस और डस्ट का क्लाउड ही तो है। ठीक है, ये इसके थ्रू बताने की कोशिश करते हैं और इस थ्योरी के माध्यम से हमें पता चलता है कि जो शेप ऑफ ऑर्बिट है वो किस तरह से है। ये चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट आ जाती है। बाकी जॉर्ज लेमेथोरे, एडविन हब्बल और गेमेनोव का बहुत बड़ा योगदान है बिग बैंग थ्योरी में। ठीक है, एक्सपेंडिंग यूनिवर्स में और इन्फ्लेशन, उनका डिफरेंट नाम है। और ये मॉडर्न थ्योरी भी सॉल्व द प्रॉब्लम सच एज, क्योंकि ऐसी थ्योरी 3 तरह की बातें कर रही है। ठीक है, 5 मिनट। ठीक है, ये 3 तरह की बातें कर रही है। ठीक है, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, द एवोल्यूशन ऑफ सोलर सिस्टम एंड एवोल्यूशन ऑफ क्रस्ट एंड एटमॉस्फेयर की बात कर रहे हैं। यानी कि आपको ये एक ओवरऑल पैकेज है, ये थ्योरी नहीं है, ये पूरा का पूरा कंप्लीट टूर है आपका, कि इसमें सारी जानकारी आपको मिल जाती है, लेकिन ये पूरी जानकारी आपको किसी भी चीज की नहीं देती है एट द टाइम। ठीक है, ये बस हाईली एक्सेप्टेबल थ्योरी है, क्योंकि इससे ज्यादा कोई एडवांस अभी थ्योरी आई नहीं है, तो पूरी दुनिया ने इसको ही सच माना हुआ है। मे भी हो सकता है आने वाले टाइम में ये भी बदल जाए। ठीक है, क्लियर है। तो ये जो पूरी बात करता है, ये सडन ओरिजिन की बात करता है। सडन ओरिजिन मींस एक छोटा सा फायरबॉल था जिसके अंदर करीब करीब 13.7 अरब साल पहले बहुत तगड़ा विस्फोट होता है, और इस विस्फोट से, ठीक है, 3 लाख साल बाद पूरा का पूरा जो यूनिवर्स होता है वो एक ट्रांसपेरेंट पोजीशन में आ जाता है, जिससे बहुत सारी गैलेक्सीज बनती हैं, क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज बनती है। क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज के और थोड़ा नीचे जाते हैं तो गैलेक्सीज निर्माण होता है। गैलेक्सीज से नीचे जाएंगे तो क्लस्टर ऑफ स्टार्स बनते हैं। अगर क्लस्टर ऑफ स्टार्स के और नीचे हम जाएंगे तो स्टार्स बनते हैं। स्टार के नीचे और हम जाएंगे तो, ठीक है, आप सोलर सिस्टम को फाइंड आउट करोगे, और सोलर सिस्टम के अंदर हम जाएंगे तो प्लैनेट्स मिलते हैं, ग्रह मिलते हैं। और प्लैनेट्स के आप जाओगे तो आपको देखोगे कुछ गैसियस प्लैनेट हैं, कुछ टेरेस्ट्रियल प्लैनेट हैं, और टेरेस्ट्रियल प्लैनेट में आप जाओगे तो पृथ्वी नजर आती है, और पृथ्वी के नीचे जाओगे महाद्वीपों पर तो आपको बहुत सारे देश नजर आएंगे, और बहुत सारे देशों में एक भारत देश देखोगे तो उसमें बहुत सारे शहर और राज्य नजर आएंगे। उन सभी राज्यों में एक राज्य है दिल्ली, ठीक है, जहां यहाँ से क्लास चल रही है। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें बताने की कोशिश की गई है कि 3 मिनट में ही बिग बैंग ने पूरा कांड कर दिया था, सिर्फ 3 मिनट में। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें हैं। कितनी गैलेक्सीज हैं हमारे पास, अरब 400 अरब स्टार हैं, 100 अरब गैलेक्सीज हैं। ठीक है, और ये कुछ देखने को मिलेगा आपको जनरली। ठीक, और ये अब देखोगे एक दूसरे से चीजें एक्सपेंड हो रही है। ठीक है, अब देखोगे ऊपर बढ़ता चला जा रहा है। बाकी अगर वापस इन एक सिंगल बॉल मिलेगा, वो जिसे फायर बॉल कहते हैं, जैसे सिंगुलर पॉइंट, सिंगुलैरिटी पॉइंट कहते हैं, तो आपको ये वापस एक सिंगुलर पॉइंट में लाकर रख देगा। तो थ्योरी है, ठीक है, यूनिवर्स स्टार्ट टू कूल डाउन एंड पार्टिकल्स फॉर्म्ड, यही बताने की कोशिश की जा रही है थ्योरी के माध्यम से। प्योर साइंटिफिक और फिजिक्स बेस्ड थ्योरी है। ठीक,
यही है, सारा का सारा सिद्धांत इसमें दिया गया है और इस थ्योरी में सिर्फ इतना ही हम रख लेते हैं, ठीक है। और आई होप सो बहुत सारी चीजें आज हमने समझी हैं और बहुत सारी चीजें हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काम भी आने वाली हैं, ठीक है। कुछ बेहतरीन क्लास के साथ हम नेक्स्ट क्लास में मिलने वाले हैं आपसे, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ गुड डे।